हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों अभी जो चाइना और ताइवान के बीच में टेंशन चल रहा है, इसको देख के मेरे दिमाग में एक सवाल आया, क्या इंपॉर्टेंस है ताइवान का वर्ल्ड लेवल पे? क्यों पूरी दुनिया के लिए ताइवान इतना इंपॉर्टेंट है? और जब मैंने इस वीडियो के लिए रिसर्च करना शुरू किया तो फिर जो फैक्ट्स मेरे सामने आए उससे मेरा दिमाग खराब हो गया कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि अगर चाइना इन्वेड कर लेता है ताइवान को तो चाइना की खुद की कई सारी इंडस्ट्री पैरालाइज कर जाएंगी। क्यों ताइवान को कहा जाता है 21st सेंचुरी का सबसे वैल्यूएबल आइलैंड, और कई सारी वर्ल्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए ताइवान एक चोक पॉइंट क्यों है? मतलब अगर ताइवान को पकड़ लिया जाए तो वो इंडस्ट्रीज़ कोलैप्स कर जाएंगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड तक आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि ताइवान में किसी भी तरह का हलचल कैसे बहुत एडवर्स इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, मतलब बहुत खराब इफेक्ट क्रिएट कर सकता है पूरी दुनिया के लिए। तो दोस्तों बिना लेट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा सेमीकंडक्टर्स को। अब ये सुन के हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो सेमीकंडक्टर के बारे में क्यों जानना पड़ेगा? बताता हूँ, एक एक करके सारे स्टेप्स डिस्कस करेंगे जिससे एट द एंड सारे पॉइंट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनको समझने के लिए हमें कंडक्टर्स को समझना पड़ेगा। तो कंडक्टर इज एनी मटेरियल जो करंट फ्लो अलाउ करता है, मतलब जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, मतलब करंट फ्लो होता है। इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनके अंदर से करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं करते हैं। इन दोनों के बीच में जिसमें कुछ कंडीशंस के अंडर ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसको सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। अब ये सेमीकंडक्टर्स जो हैं दोस्तों, ये तो इंसानों ने भी बहुत हाई लेवल पे डेवलप किए हैं, पर नेचुरली भी धरती पे कई ऐसे सब्सटेंस हैं जो नेचुरल सेमीकंडक्टर्स होते हैं। जैसे एलिमेंटल फॉर्म में अगर देखें हम तो होते हैं एंटीमनी, आर्सेनिक, बोरॉन, कार्बन, जर्मेनियम, सेलेनियम, सल्फर, सिलिकॉन। ये सब एलिमेंटल फॉर्म के सेमीकंडक्टर्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा वाइडली यूज सिलिकॉन किया जाता है। और कंपाउंड फॉर्म में भी सेमीकंडक्टर्स होते हैं, मतलब दो एलिमेंट्स जब एक सर्टेन प्रोपोर्शन में एक सर्टेन तरीके से आके जुड़ते हैं तो उसको कंपाउंड कहा जाता है। इसमें गैलियम आर्सेनाइड एक कंपाउंड है जो कि सेमीकंडक्टर है, इंडियम एंटीमोनाइड दूसरा कंपाउंड है जो कि एक सेमीकंडक्टर है, और बहुत सारे मेटल ऑक्साइड्स भी सेमीकंडक्टर्स होते हैं। अब दोस्तों कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में कैसे फ़र्क है इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसके डीप में हमें जाना होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप इस टाइम स्टैम्प पे स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को, क्योंकि ये पार्ट में थोड़ा फिजिक्स इन्वॉल्व होगा। बट डोंट वरी, सारी चीज़ें हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिजिकल टेम्परेचर, प्रेशर और बाकी फिजिकल क्वांटिटीज अगर कांस्टेंट रहें, मतलब उनके साथ छेड़छाड़ ना किया जाए, तो किसी ऑब्जेक्ट के एंड्स पे जितना ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई किया जाता है उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट उस कंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है। ये एक इंसान ने देखा और अपने इस लॉ को उसने ओम्स लॉ का नाम दे दिया। तो ओम्स लॉ क्या है? V मतलब वोल्टेज अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट दैट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। तो दोस्तों ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है V और I के बीच में, इसको अगर हटा के इक्वल टू का साइन डालना है तो हमें एक कांस्टेंट लाना पड़ता है, V इज इक्वल टू IR। तो V इज इक्वल टू IR हो गया, वोल्टेज अप्लाइड इज इक्वल टू करंट दैट फ्लोज इनटू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब ये V इज इक्वल टू IR जो फॉर्मूला है दोस्तों, ये Y इज इक्वल टू MX जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है उसके फॉर्मेट का है। तो Y इज इक्वल टू MX, Y इज इक्वल टू MX प्लस C एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जिसमें अगर हम C को 0 कर दें, C इज अ Y इंटरसेप्ट, तो C 0 हो जाएगा, तो एक स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास करेगा। तो उसी फॉर्मेट में है V इज इक्वल टू IR, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। दोस्तों फंडामेंटल लेवल पे किसी भी सब्सटेंस का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो होते हैं एटम्स। जैसे एक बिल्डिंग का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो ब्रिक्स होते हैं, वैसे ही जो ईंट होती है वैसे ही किसी सब्सटेंस का एटम होता है। एटम के अगर आप 9-10 तक की केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा कि ऑर्बिट्स होते हैं एटम में, और यही ऑर्बिट्स 11 में जाके ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। तो जो सबसे बाहर वाला शेल होता है, सबसे बाहर वाला ऑर्बिट या ऑर्बिटल जो होता है किसी भी एटम का, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जनरली यही कंडक्टिविटी में हेल्प करते हैं। अब जो कंडक्टर्स होते हैं उनके जनरली आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि कंडक्शन में हेल्प करता है, पर जो सेमीकंडक्टर्स हैं जनरली इनके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे सिलिकॉन जो मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है, इसका एटॉमिक नंबर है 14। तो 14 का अगर हम 10 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो होगा 284। तो आप देख सकते हैं बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और 11-12 वाले तरीके से अगर देखें तो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। तो 3s2 3p2 2 मिलके 4 बन गया। तो इस हिसाब से भी जो आउटर मोस्ट शेल है या ऑर्बिट या ऑर्बिटल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये दोस्तों जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एडजेसेंट अपने जैसे एटम्स के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स। इस बॉन्ड को कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है जो कि सेमी कंडक्शन के प्रॉपर्टीज शो करता है, मतलब कुछ कंडीशंस के अंडर में ही इनसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर पाता है। अब दोस्तों बात एक और आती है कि सेमीकंडक्टर जो है ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं, तो ऐसा क्यों है? तो दोस्तों ओम्स लॉ पहले है क्या? V इज प्रोपोर्शनल टू I, दिस इज ओम्स लॉ।
हमने देखा कि अगर हम एक सेमीकंडक्टर जैसे पीएन जंक्शन डायोड एक तरह का सेमीकंडक्टर है, तो ये जो पीएन जंक्शन डायोड के जब हमने डेटा लिए, मतलब उसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई किया और जितना करंट फ्लो कर रहा था उसकी रीडिंग ली, तो जब ऐसे बहुत सारे रीडिंग्स हमने लिए और ग्राफ प्लॉट किया ना, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा था जैसा कंडक्टर्स के केस में आता है, एक कर्व्ड ग्राफ आ रहा है। अब ये कर्व्ड ग्राफ जो है ये बता रहा है कि V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, बीच में और भी कुछ चीजें हैं। तो यहां से जो सेमीकंडक्टर्स हैं ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं, पर हाँ डेफिनेटली VI में कुछ कनेक्शन तो है, तभी ग्राफ प्लॉट हो रहा है, पर वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है। तो ये थी दोस्तों साइंस इसके पीछे की सेमीकंडक्टर्स की। इंसुलेटर की भी है, इंसुलेटर में हम सोचते हैं कि करंट बिल्कुल फ्लो नहीं करता है, हाँ नेचुरली तो नहीं करता है, पर एक टेम्परेचर अगर रिडिक्युलसली हाई लेवल पे हम ले गए और बहुत ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई किया गया तो देखा गया है कि इंसुलेटर्स भी कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं इलेक्ट्रिक करंट्स को, और जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर या जिस वोल्टेज पे एक इंसुलेटर कंडक्शन चालू कर देता है उसको ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं इंसुलेटर्स का। तो ये थी दोस्तों साइंस इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स और कंडक्टर्स के पीछे की। तो सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब दोस्तों यही सेमीकंडक्टर्स को जब बिल्ड किया जाता है एक सर्टेन फैशन में, तब ये बनते हैं ट्रांजिस्टर्स, एक तरीके से बनाया जाता है, तो वो ट्रांजिस्टर्स कहलाते हैं। अब ये ट्रांजिस्टर्स जो है ये हमारे बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि जिन माइक्रोचिप्स की हम बात करने वाले हैं दोस्तों, माइक्रोचिप्स या फिजिक्स की भाषा में जिनको इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहा जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आजकल के मॉडर्न जितनी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हमें दिखती है, मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें दिखती हैं, होम अप्लायंसेस हो गए या जितने गैजेट्स दिखते हैं, बहुत की रोल प्ले करते हैं ये माइक्रोचिप्स उनमें। तो दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये लगते हैं माइक्रोचिप्स के अंदर, मतलब ट्रांजिस्टर्स से बनते हैं माइक्रोचिप्स। 1970s के टाइम पे कुछ फ्यू थाउजेंड ट्रांजिस्टर्स होते थे एक माइक्रोचिप्स पे। 2006 तक ये 1 बिलियन हिट कर चुका था, मतलब एक माइक्रोचिप के अंदर 1 बिलियन ट्रांजिस्टर्स आने लगे थे। आज के टाइम पे दोस्तों 2021-22 में ऐसे ऐसे माइक्रोचिप्स हैं जिसमें 60 बिलियन ट्रांजिस्टर्स तक हैं। तो ये जो माइक्रोचिप्स है दोस्तों, जिसके अंदर बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं, जो कि गैजेट्स वगैरह के लिए में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये माइक्रोचिप्स ताइवान में सबसे ज़्यादा बनते हैं। पूरी दुनिया में जितने माइक्रोचिप्स बनते हैं उसमें से 60% से ज़्यादा माइक्रोचिप्स ताइवान में बन के दूसरे देशों में जाते हैं, और टोटल 100% में से 60% से ज़्यादा ताइवान कंट्रीब्यूट करता है। ताइवान में एक कंपनी है TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी 54% के आसपास सेमीकंडक्टर्स खुद बनाती है, मतलब ये अकेली कंपनी पूरी दुनिया को 54% सेमीकंडक्टर सप्लाई करती है। इनफैक्ट एप्पल, इंटेल, एनवीडिया, ये जो कंपनीज हैं ये भी बहुत हेवीली TSMC ऐसी कंपनी पे डिपेंड करती हैं अपने माइक्रो प्रोसेसर, अपने चिप्स के लिए, और खास करके उनकी R&D के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। और ये जो TSMC कंपनी है दोस्तों, ये 2022 में ये अपना प्रोटोटाइप डेवलप कर रही है एक 3 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर के लिए या चिप के लिए। मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया था प्रोसेसर को एक्सप्लेन करते हुए, उसमें दोस्तों एक फैक्टर था, मैं उस वीडियो का लिंक आई बटन में और एंड स्क्रीन दोनों जगह डाल दूंगा। उसमें एक पॉइंट था कि ये जो सेमीकंडक्टर के अंदर का जो डिस्टेंस होता है ना, ये जितना कम होता है कंडक्शन या ओवरऑल पर्पस में ही उतना अच्छा सर्व करता है। तो अभी तक तो 5 nm या कहीं कहीं 4 nm भी सुनाई दिया है, 5 nm तक ही टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत बड़ी बात है। पर ये जो TSMC जो कंपनी है 3 nm बेस्ड प्रोसेसर्स बनाने की कोशिश कर रही है, उसमें लग गई है 2022 से। तो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन इस अकेली कंपनी का है और इस छोटे से आइलैंड का है जिसका नाम है ताइवान, जो कि हार्डली, मतलब मैं कहीं देख रहा था, लोग बोल रहे थे कि ये साइज़ में इतना है कि आप एक व्हीकल से, एक गाड़ी से 1-2 दिन में इस पूरे आइलैंड को कवर कर सकते हो। लेकिन कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसका दुनिया में। पूरी दुनिया को प्रॉब्लम क्यों हो रहा है चाइना और ताइवान की सिचुएशन से? दोस्तों ताइवान में कोई भी हलचल अगर हुई या चाइना अगर इन्वेट करने की कोशिश किया ताइवान में, तो क्या होगा कि जो ताइवान के जो TSMC के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कह भी दिया है कि अगर ताइवान पे कोई भी हमला हुआ तो सब लोग हारेंगे इसमें। और दोस्तों इसके पीछे लॉजिक भी है कि ताइवान जो कि इतना ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स और इतने ज़्यादा चिप्स बना रहा है दुनिया के लिए, आज के टाइम पे हमारी टेक्नोलॉजी पे जो रिलायंस है, जो हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो चुके हैं, वो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है कंपेयर टू 1 या 2 या 3 डेकेड पहले से, बहुत ज़्यादा हो चुका है। हर चीज़ टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंडेंट हो गई है। तो उस हिसाब से तो ये जो चिप्स का रिक्वायरमेंट है ये भी तो बढ़ते जा रहा है उतना ही ज़्यादा। अगर मान लीजिए यहाँ तो प्योर इकोनॉमिक सप्लाई डिमांड वाला खेल है। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए आपने कहीं से सुना कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ठीक है, आप गए एप्पल खरीदने, एक ठेला वाला एप्पल लेके बैठा है, उसके पास 1 किलो एप्पल है। आपने उससे पूछा कि कितने का एप्पल दे रहे हो? उसने बोला 100 रुपये किलो। आपने बोला 100 रुपये किलो ज़्यादा है, मैं तो 70 रुपये दूंगा। तो बोला नहीं, एप्पल वाला बोला कि नहीं, मैं तो 100 रुपये में ही बेचूंगा।
तो बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ दूसरे ठेला वाले के पास, मैं उससे 70 या 80 रुपये में ले लूँगा। तो बोला नहीं रुक जाओ उसके पास मत जाओ, ठीक है मेरे से ही 70 या 80 रुपये में ले लो, जितना भी आपको देना है दे दो। लेकिन दोस्तों अगर आपको एप्पल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अगल बगल और कोई एप्पल वाला नहीं है और आप जैसे और भी 10 लोग आ गए हैं एप्पल खरीदने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि वो 100 रुपये में ही उस एप्पल को बेचेगा? नहीं, वो तो देखेगा कि मेरे पास जो एप्पल है उसका डिमांड बढ़ रहा है लोगों में, तो 100 क्या उसको 200, 300, 500, 1000 रुपये किलो तक में भी बेचेगा, क्योंकि लोग चाहते हैं इतना ज़्यादा है। तो यहाँ पे दोस्तों एप्पल तो मुझे याद भी नहीं है लास्ट में कब खाया था, पर ये जो माइक्रो प्रोसेसर से जो अप्लायंसेस बने हैं, जो चीज़ें बनी हैं, इनका तो यूज़ हम हर रोज़ कर रहे हैं। तो ये जो माइक्रो चिप्स है इसका रिक्वायरमेंट तो बढ़ते ही जा रहा है, तो डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई अगर कम हो गया ताइवान में किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो आप समझ रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं, जो गैजेट्स हैं, उनका दाम किस रेट पे बढ़ेगा, क्योंकि सप्लाई कम हो गया, लोग और ज़्यादा नहीं मुझे चाहिए, तो लोग अपना बिड करने लगेंगे, मैं और ज़्यादा देने को तैयार हूँ, मैं और ज़्यादा देने को तैयार हूँ। और सिर्फ अप्लायंसेज में मतलब घर में ही जो हम यूज़ करते हैं वही नहीं होता है, कितने तो बिजनेसेस हैं ना जो ये बेचते हैं, जिनका यही काम है, कितने ऑफिसेज हैं जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जहाँ पे इन सब गैजेट्स और इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो ओवरऑल अगर ताइवान के माइक्रोचिप्स पे असर पड़ा किसी भी वजह से, तो फिर वर्ल्ड इकोनॉमी हिल जाएगी पूरी। और यही देखने को भी मिल रहा है। यूएस की जो स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, ताइवान विजिट से पहले ही जो TSMC के स्टॉक प्राइसेस थे ये 2.98% से गिर चुके थे उनके विजिट से पहले। अब ये कैसे हुआ दोस्तों? कोई भी स्टॉक, किसी भी कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो आलू पटल जैसे ही कमोडिटी होती है, एक चीज़ होती है, उसका डिमांड और सप्लाई उसका भी होता है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने ज़्यादा पैसा लगाया है वो पेसिमिस्टिक हो गए कि यूएस की जो स्पीकर है वो ताइवान विजिट कर रही है। दोस्तों ऑन पेपर्स वर्ल्ड लेवल पे चाइना बोलता है कि ताइवान उनका इंटरनल मैटर है, किसी और देश को इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि अमेरिका भी ऑन पेपर दुनिया में बोलता है कि ठीक है मैं नहीं मानता ताइवान को, मैं एक ही चाइना को मानता हूँ और मैं मानता हूँ कि ताइवान चाइना का ही पार्ट है। पर नैन्सी पेलोसी की विजिट से ये अमेरिका ने कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश करने की कोशिश की कि नहीं मैं ताइवान को एक अलग देश भी मानता हूँ। ऐसा चाइना को भी लगा, जिसकी वजह से चाइना गुस्सा है और चाइना अपना कुछ और इसके बाद कर रहा है और कई सारे रूल्स भी बना चुका है। और 2.98% से स्टॉक प्राइसेस इसलिए गिरे TSMC के कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको लगा कि इसके वजह से, नैन्सी पेलोसी के विजिट के वजह से चाइना अब गुस्सा हो सकता है, चाइना अपने तरफ से कुछ कर सकता है। तो एक काम करते हैं, अभी मतलब ताइवान के लिए सिचुएशन इतना फेवरेबल नहीं है, तो डिमांड उतना ही है TSMC के स्टॉक्स का, जो इन्वेस्टर्स है वो अपना शेयर्स बेचना शुरू कर दिए, तो डिमांड उतना ही। और अगर सप्लाई बढ़ गया, किसी भी चीज़ की सप्लाई अगर बढ़ गई और डिमांड उतना ही रहा, तो प्राइस कम हो जाएगा। इसीलिए 2.98% से TSMC के स्टॉक प्राइसेस गिर गए। इनफैक्ट जो ताइवान स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है, जैसे हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स सेंसेक्स है, वैसे ताइवान स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो भी 2% से गिर चुका था। तो ये कुछ इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो ताइवान में ही देखने को मिल गए, साथ ही साथ वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्रिएट होगा अगर ताइवान में चाइना किसी भी तरीके से इन्वेड या कोई भी मिलिट्री ड्रिल्स वगैरह कुछ भी करने की कोशिश ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो कर ही रहा है, पर और ज़्यादा अगर करने की कोशिश करता है तो। इसके रिटेलिएशन में दोस्तों चाइना ने भी, क्योंकि नैन्सी पेलोसी विजिट की ताइवान को, चाइना ने कुछ रूल्स बना दिए हैं। चाइना इलेक्ट्रॉनिक असेंबलिंग हब है दुनिया का, खास करके आईफोन्स वगैरह सबसे ज़्यादा चाइना में असेंबल होते हैं। एप्पल भी हेविली डिपेंडेंट है चाइना पे, क्योंकि वहीं पे असेंबल हो रहे हैं। तो चाइना ने अब क्लियर रूल्स बना दिए हैं कि जो पार्ट्स ताइवान से मैन्युफैक्चर होके आएंगे चाइना में असेंबली के लिए, उन पे क्लियर लिखा होना चाहिए ताइवान कॉमा चाइना या फिर चाइनीज ताइपे। ताइपे दोस्तों ताइवान का कैपिटल है। अगर उन पार्ट्स पे लिखा रहा मेड इन ताइवान, तो चाइनीज कस्टम ऑफिशियल्स के पास ये पावर है कि वो बैन कर सकते हैं उन प्रोडक्ट्स की शिपमेंट को। मतलब वो प्रोडक्ट्स जिन पे मेड इन ताइवान लिखा हुआ है उसको वो अलाउ नहीं करेंगे शिप होना, मतलब उसको नहीं जाने देंगे वहाँ जहाँ जाके वो बिकने वाला है। और साथ ही साथ 4000 चाइनीज युआन, मतलब लगभग 47,000 इंडियन रुपीज़ का फाइन भी इम्पोज कर सकते हैं वो चाइनीज़ कस्टम ऑफिशियल्स। तो इसके वजह से एप्पल भी थोड़ा डरा हुआ है। एप्पल को, बिजनेसेस को क्या है, उसको तो अपना प्रोडक्ट सेल करना है। तो एप्पल भी कह रहा है ठीक है हम वही लिखेंगे जो आप चाहते हो, पर इसको काउंटर करने के लिए एप्पल अब अपना असेंबली इंडिया में भी शुरू करना चाहता है, खास करके आईफोन 14 मॉडल्स का, जिसके वजह से जो इतना ओवर डिपेंडेंसी है एप्पल का या अमेरिका का चाइना पे, वो ना रहे। और क्योंकि अमेरिका की इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है ताइवान पे भी माइक्रोचिप्स के लिए, अमेरिका अभी एक माइक्रोचिप्स एक्ट भी पास करना चाहता है अपने देश में, जिसके बाद से वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ही सॉइल पे माइक्रोचिप्स मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, ताकि माइक्रोचिप्स के लिए जो ओवर डिपेंडेंसी ताइवान पे है वो ना रहे। और जो ताइवान के जो TSMC के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये भी कहा है कि अगर चाइना इन्वेड करता है ताइवान को,
तो ये कंपनी विल बी डिक्लेयर्ड एज नॉन ऑपरेबल। तो TSMC अगर नॉन ऑपरेबल हो गई तो अगेन वही होगा कि स्काई रॉकेट कर जाएंगे प्राइसेस सारे डिवाइसेस के, सारे गैजेट्स के और ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ों के। ऑलरेडी आईफोन जो 1-1.5 लाख तक के नॉर्मली मिलते हैं, अगर माइक्रोचिप शॉर्टेज हुआ बहुत ज़्यादा तो उसकी वजह से हो सकता है वो भी 2 गुना 3 गुना दाम पे मिलने लगे। और ये जो माइक्रोचिप शॉर्टेज है इसके वजह से ऑलरेडी इम्पैक्ट वर्ल्ड पे पड़ा था कोविड लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि पूरा सप्लाई चेन, पूरे वर्कर्स, कोई तो फ्रीली काम नहीं कर पा रहा था, इसकी वजह से उतने माइक्रोचिप्स मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे थे और उसके वजह से फिर दाम बढ़ा ही था। और फिर उसके बाद जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ उसके वजह से भी फ्री मूवमेंट ऑल अक्रॉस द ग्लोब में बाधा क्रिएट हुई थी, जिसकी वजह से फिर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, इसकी वजह से दाम बढ़ने लगा था। और अगर अब जाके ऐसा कुछ हुआ कि जो मेन पॉइंट है, इसीलिए चोक पॉइंट कहा जा रहा है ताइवान को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए, ताइवान में अगर कुछ हुआ तो फिर तो पता नहीं दाम कहाँ जाके रुकेगा चीज़ों का। तो ये है दोस्तों सिचुएशन ताइवान का, और ये इंपॉर्टेंस है ताइवान की पूरे वर्ल्ड के लिए अभी। इनमें से कौन सा पॉइंट आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा या सबसे नया लगा? इसके अलावा अगर आपके पास और भी कुछ जानकारी है इस सिचुएशन को लेके तो कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों। और उसके अलावा मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी कुछ कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ। और उसके अलावा दोस्तों अगर आप वो माइक्रो प्रोसेसर वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर आप लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं, और राइट वाले वीडियो पर आप क्लिक करके हाइपरलूप का वीडियो देख सकते हैं, जो कि इलॉन मस्क की एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।